हेलो तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का लेक्चर होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह देख लिया था और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। और हम लोगों ने कुछ पार्ट्स निपटा भी लिए थे अपने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो भैया बागबानी कृषि, यानी कि जब वो जैसे कि चाय वगैरह की खेती की जाती है, प्लांटेशन कॉफ़ी वगैरह की बताई थी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, तो भैया वैसे ही की जाती है हमारी ये। और हमें पता है कि भैया ये में इसमें केवल सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, यानी कि बड़े लेवल पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, जैसे चाय हुई या फिर कॉफ़ी हुई, तो वैसे उगाई जाती है। और बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लैंड पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि भैया पैसा कमाना है कुल मिला के। ऐसा नहीं है कोई अपने लिए उगा रहा है कि भैया अपने घर में कॉफ़ी उगाई और अपने घर में रख ली और खा रहे हैं भैया 3-4 साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल बेचने के पर्सपेक्टिव से उगाई जाती है, ये की जाती है। और इसके अंदर फसलें कौन कौन सी आती हैं? टी। अब कोई चाय साल भर तक क्यों रखेगा भैया, साल 2 साल तक क्यों, अपने लिए क्यों उगाएगा? ये बेचने के लिए उगाएगा ना। कॉफ़ी हुई, कॉफ़ी का पर्पज़ भी होता है रबर, कोकोनट, शुगर केन, स्पाइसेस, ईटीसी। तो भैया कोकोनट एक उगा लो, एक एक बीघा हो गया, 1 बीघा में, 2 बीघा में। भैया इतनी बड़े प्लांटेशन में क्या करोगे? बेचने के लिए तो उगाएंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ये सारी जितनी फसलें हैं, ये सारी सारी फसलें बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो भैया क्लियर हुआ? और जे जब प्लांटेशन वाली फसल आप लोग करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। हमें ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली खेती करते हैं तो बस उठाई, भैया खेती करने के लिए भी अकल चाहिए पड़ती बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि कोई हुआ बस गड्ढा खोदा, बीज डाले और पेड़ उगाए। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की नॉलेज चाहिए पड़ती है। चाहे आम से आम किसान हो, तो परंपरागत तौर पर भी अगर नॉर्मल कोई किसान होता है, तो भैया उसके खानदान वाले उसे बचपन से सिखाते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें इसके फसल में ये करना है, अगर ये हो जाए तो ये करना है। ये ऐसा नहीं कि भैया मन किया तो बस उठाए और पहुंच गए सीधे खेत पर। तो इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगी हमें? चाहिए तकनीकी नॉलेज, यानी कि टेक्निकल नॉलेज, गुड मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आप आज अच्छा ही मंडी में गए और बेच दिया आगे। अब प्लांटेशन की फसल बहुत बड़ी होती है, तो इसको एक सही जगह पे ले आना ज़रूरी होता है। इसका प्राइसिंग बहुत ज़रूरी होती है। गुड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा नहीं है को बोरी में भरा और पहुँच गया सीधे। भैया फुल कंडीशन के साथ जो जैसी फसल है ख़राब तो नहीं हो रही, और कैसे कैसे व्यवस्था करनी है, सब कुछ देखना पड़ता है इसमें। तो भैया गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ में अच्छी तरीके से कदर करोगे तभी ये फसल आपको प्रॉफिट देगी। और हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्र कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम और बाकी जगह पे पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो हमारी प्लांटेशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि समझ में आई हो। ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में बात करेंगे अब। तो भैया ऐसी एग्रीकल्चर या फिर मतलब मतलब फसलें उगाई जाती हैं इसमें कि क्या किया जाता है कि बहुत कम पानी चाहिए पड़ता है और कृषि के साधन, इरिगेशन के साधन भी नहीं हो। तो ऐसी फार्मिंग क्या कहलाती है? ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। यानी कि ऐसी किसानी करते हैं हम लोग, ऐसी खेती करते हैं जिसमें पानी भी कम हो और वहाँ सूखा भी पड़ता हो। तो ये ऐसे कौन सी जगह है? तो भैया गुजरात हुई, राजस्थान हुई, साउथ वेस्ट पंजाब हुआ, और साउथ हरियाणा हुआ, और यूपी के कुछ इलाके जहाँ पे पानी नहीं होता है ज़्यादा कभी कभी, तो भैया वहाँ पे भी ऐसी की जाती है ड्राईलैंड फार्मिंग। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे एक तो पानी नहीं हो, और एक तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो, और एक तो सूखा पड़ता हो और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी कम हो। तो भैया यही कहलाती है ड्राईलैंड फार्मिंग। और फसलें कौन कौन सी उगती हैं? बाजरा हुई, या फिर ज्वार हुई, ग्राम हुई, मटरें हुई, तो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितना रहता है? 50 से 75। तो भैया यहाँ पे रहता है, तो भैया इसलिए यहाँ फसल उगाई जाती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी कि ऐसी ऐसी किसानी करते हैं इसमें कि भैया एक तो इरिगेशन के सामान नहीं होते आपके पास, इरिगेशन का साधन नहीं होता। दूसरी बात ये कि भैया लैंड एरिया, जो मौसम है आसपास का, वो बहुत सूखा रहता है। तो भैया यही सब रीज़न है और ये सब 5 फसलें हमारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। अब भैया वेटलैंड फार्मिंग, जैसे ही वेटलैंड मतलब क्या है? गीली फार्मिंग। अब जहाँ पे पानी की अच्छी मात्रा है, और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं भैया, वो हमारी वेटलैंड फार्मिंग हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे फसलें कौन सी उगेंगी? चावल। तो और चावल के लिए तो भैया आपको पता ही है, खेत पूरा भिगा के रखना पड़ता है, गीला करना पड़ता है। और जूट हुआ, शुगर केन हुआ, तो भैया ऐसी फसलें यहाँ पे उगती हैं। क्षेत्र कौन से हैं? यूपी, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
ड्राई लैंड की अपोजिट वाली क्या होती है? वेटलैंड होती है। ड्राई लैंड बिल्कुल सूखे इलाके में होती है, वेटलैंड बिल्कुल गीले इलाके में होती है। भैया चावल आवल के लिए तो हमें पता है कि भैया बिल्कुल गीला इलाका चाहिए पड़ता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसे क्षेत्र यहाँ कृषि की जाती है जहाँ पे अच्छी वर्षा प्राप्त होती है, अच्छी वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात करेंगे मिक्स फार्मिंग के बारे में। और भैया अब बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। तो भैया ऐसी इसमें क्या करते हैं, एक खेत है हमारे पास, एक खेत में बहुत सारी हमने फसलें उगा दी और उसके साथ साथ जानवर भी रख लिए। तो भैया ऐसी हमारी फार्मिंग क्या कहलाती है? मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। क्लियर हुआ? यानी कि एक साथ गेहूँ चावल मतलब गेहूँ चावल नहीं, एक साथ तीन चार फसलें उगा देंगे और थोड़ी सब्जी डाल दी हमने, थोड़े फल डाल दो, छोटे मोटे फल डाल दिए हमने किनारे किनारे पे, और उसी के साथ जानवर पाल लिया भैया हमने, एनिमल हस्बेंड्री कर ली। तो ऐसी प्रकार की फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स फार्मिंग कहते हैं। और भैया मिक्स्ड फार्मिंग जब भी आप लोग कर रहे हो तो भैया हमेशा देखना पड़ता है कि भैया जब आप एक साथ इतनी सारी फसलें उगाएंगे तो भैया जो पानी की उपजाऊ जो मिट्टी की उपजाऊता है वो तो होनी चाहिए, और दूसरी भैया इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, सही वक्त पे पानी मिल रहा नहीं मिल रहा उन फसलों को, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी वहाँ पे। तो भैया बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए तब जाके भैया हमारी मिक्स फार्मिंग हो पाएगी। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेरेस फार्मिंग। तो भैया मिक्स फार्मिंग में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब एक साथ इतनी सारी फसल उगा रहे तो कुछ भी फसल उगा लो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और टेरेस फार्मिंग की बात कर रहे थे हम, स्टेप फार्मिंग। तो भैया ये पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, हिली एरियाज में की जाती है। कहाँ पे की जाती हैं? हिली एरिया में की जाती हैं। यहाँ पहाड़ों की ढलानों पर स्लोप्स काट कर हेड सरफेस में कन्वर्ट किया जाता है और उस पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि आप लोगों ने जैसे कि बचपन से पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, एक पहाड़ के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग बात करें क्या है, एक खेती हो रही है, ऊपर से पानी आएगा तो ये थोड़ा पानी, ऊपर का पानी नीचे बह जाएगा, फिर नीचे बह जाएगा, फिर नीचे बह जाएगा। ऐसे करके हम आप लोगों ने टेरेस फार्मिंग देखी होगी, पिक्चर्स वगैरह में देखी होगी। तो भैया आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि भैया कैसे कैसे जो पहाड़ है उन्हें काट कर थोड़ा थोड़ा नीचे सरफेस कर दिया गया है, नीचे हेड सरफेस बना दिया गया है, कन्वर्ट करके ऊपर जो पहाड़ था उसे काट काट कर थोड़ा सा फ्लैट मतलब प्लेन कर दिया गया है, और प्लेन करने के बाद फिर यहीं पे खेती करी जाती है। तो मैं आपको दिखा भी दे रहा क्योंकि मैं गूगल पे आया हूँ एक्चुअली बताऊँ तो ये रही हमारी खेती हो, ये दिख रही होगी आपको पिक्चर्स। तो ऐसी की जाती है हमारी टेरेस फार्मिंग। उम्मीद है कि समझ में आया हो आपको। अब भैया हमने अब इतना समझ में आ गया, भैया पिक्चर भी दिखा दी मैंने अब तो। और भैया हम लोग बात करें जब भैया पहाड़ी इलाके पे हो रहे हैं तो भैया इधर पे लार्ज फील्ड तो होंगी नहीं, यानी कि बड़े बड़े खेत तो यहाँ पे होते नहीं हैं, वही पहाड़ियों के बीच में खेती होती है। इतना क्लियर हुआ? तो भैया अगर आपको पता हो कि सॉइल इरोजन क्या होती है, यानी कि मिट्टी का बहना होता है एक तरीके से कहा जाए तो भैया पहाड़ अब नॉर्मली पहाड़ों से तो हमारी सॉइल इरोजन हो जाती है। पर अगर हम लोग जब ये टेरेस फार्मिंग कर रहे होते हैं तो भैया ये ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं पे हम लोग उसे प्लेन सरफेस कर देते हैं। हमने अभी हाल पिक्चर भी दिखाई थी, तो थोड़ी थोड़ी जगह पे हम लोगों ने प्लेन सरफेस कर दिया था। जब प्लेन सरफेस कर ही दिया है हमने तो भैया जब प्लेन सरफेस हो गया वहाँ पे तो मिट्टी बहने का कोई चांस ही नहीं है, वहाँ पे उसे ढलान मिल जाती है मिट्टी को बहने के लिए। तो भैया यहाँ पे ढलान दे ही नहीं रहे हम उसे, हम थोड़ा बहुत प्लेन कर देते हैं उसे पे। तो भैया सिर्फ इस वजह से हम लोग बात करें कि हम लोग वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं देखने को मिल पाती है। और हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली हिली रीजन्स में और मैं आपको बता ही रहा था कि भैया हिली रीजन में क्या था, कहाँ कहाँ होगा जहाँ पे जो जहाँ पे जो ऐसी पहाड़ी एरिया होंगे, जैसे कि झारखंड हुआ, सॉरी जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ हमारा, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, जहाँ पे पहाड़ी एरियाज होंगे वहाँ वहाँ पे पाई जाएंगे भैया ये। और भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी हमारे यहाँ पे भी हम लोग यही प्रकार की फसलें करते हैं। चाहे आप लोग असम वगैरह में देखिए तो भैया असम हुआ, दार्जिलिंग वगैरह हुआ, तो वहाँ पे हम लोग टेरेस फार्मिंग भी देखने को मिल जाती है वहाँ पे भी। फिर इसके बाद हमारी टेरेस फार्मिंग खत्म होगी, फिर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो भैया आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक तरीके से एक समरी ले लीजिए कि भैया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें हम लोग सीधे नेचुरली फार्मिंग करते हैं, ना ही कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, पहले पॉइंट यही लिखा है। ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो नेचुरली उगाई जाती है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जानवरों के गोबर,
खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, तो बहुत से लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर में भरवाते हैं। ट्रैक्टर में किसी एरिया के अंदर अगर कोई के घर में गाय वगैरह बंधी है, तो भैया वो क्या करेंगे, वो एक जगह पे इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा उपले टाइप में बना लेते हैं, मतलब एक पहाड़ टाइप में बना लेंगे। और जब मौका पड़ेगा तो भैया और एक ट्रैक्टर बुलाएँगे, ट्रैक्टर बुला के सीधे अपने खेत में डलवा देंगे। तो ये सीन होता है इसके अंदर। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे गोबर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं, इनकी जगह पे हम लोग केवल देसी तरीके से घोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राकृतिक रूप से बनाया गया घोल का ही इस्तेमाल करते हैं। और वही है भैया, एक तरीके से कहते हैं नेचुरल फार्मिंग है हमारी। तो ये क्लियर हुआ, मतलब केमी जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उसमें नहीं अपनाते, क्योंकि भैया केमिकल फर्टिलाइजर से भैया दिक्कत हो जाती है। बहुत से लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के खेती वगैरह करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है भैया हमारी ये खेती ऐसे तो। फर्टिलाइज़र से होता क्या है, लंबे समय तक अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो भैया होगा क्या, आपकी जो फसल, आपकी जो मिट्टी की उपजाऊता है वो कम हो जाएगी। और दूसरी बात भैया, आप क्या खा रहे हैं? केमिकल ही तो खा रहे हैं फिर, अगर मतलब सब्जियों के साथ मिलकर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग तो आपको पता है, ये किसी मेनली दिल मिल्क प्रोडक्शन से होती है। भैया गाय भैंस पालते हैं आदमी, तो भैया किस लिए होती है डेयरी फार्मिंग? तो हर कोई जानता है नॉर्मली इसके बारे में तो भैया मेन पॉइंट देख लेते हैं। भैया पता है भैया मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, पहला तो हमने देख ही लिया। दूसरा, इसमें क्या करते हैं, दूधिए पशुओं को पालते हैं। तो भैया जो दूधिए मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं भैया, वो जानवरों को पालते हैं। और हम लोग बात करें कौन कौन से जानवरों को पालते हैं, बफेलो हुआ, काऊ हुआ, गॉट हुई, सीप हुई, कैमल हुई। फीमेल कैमल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि ऊँटनी का दूध भी पीते हैं बहुत से लोग। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया अगर आपको इस साल का डेटा बता दें, तो भैया हम लोग डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इवन कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका तक में बेचे जाते हैं। अमूल प्रोडक्ट, तो ये हमारी, हमें पता है कि अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि भैया ऐसी शायद 2 महीने पहले ही न्यूज़ आई थी कि भैया हम लोग टॉप पे पूरे अलग-अलग अमेरिका पे एक्सपोर्ट करने लगे थे भैया अपने मिल्क प्रोडक्ट। इतनी बढ़ चुकी है हमारी मिल्क प्रोडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, कोई फार्मिंग की जाती है ये प्रॉफिट के लिए की जाती है। वही है भैया, बहुत पैसा है डेयरी कृषि में, कमर्शियल फार्मिंग के पर्पज से की जाती है। और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है डेयरी फार्मिंग के अंदर। और हमारी डेयरी फार्मिंग भी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो भैया ये जो कृषि है, ये मतलब खेती है, वो हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्यतः की जाती है और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। और इस खेती में क्या करते हैं, इस खेती को हम लोग झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि भैया जो हमारे कबीले वाले आदिवासी लोग होते हैं, वो जंगलों के एक हिस्से में जाते हैं, वहाँ पे काट कर, जलाकर क्या करते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं, साफ कर वहाँ पे अपनी मतलब फसल तैयार करते हैं अपनी। और भैया जंगल के मतलब वहाँ तक तब तक खेती करते रहते हैं, जब तक कि उसकी उस जगह की जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी खत्म ना हो जाए या फिर कम ना हो जाए। और जैसे ही उस जगह की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो भैया ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रकार की मतलब खेती में तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि राख का इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। इतना क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था कि भैया इसमें एक होता क्या है, भैया आदिवासी लोग जाते हैं जंगल में, साफ करते हैं ज़मीन, वहाँ पे आग वगैरह लगा के कुछ भी करके मिट्टी को साफ वाफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं। और तब तक करते हैं जब तक कि वहाँ की फर्टिलिटी कम ना हो जाए। फर्टिलिटी कम हो गई तो भैया दूसरी जगह के सेम प्रोसेस यही करते हैं, और फर्टिलाइज़र की जगह पे राख का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार की खेती में। और हम लोग बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और अलग अलग हमारे भारत के राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भैया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग इसे क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। मणिपुर में क्या कहते हैं इसे? तो भैया मणिपुर में इसे बुलाते हैं पमलऊ। और नॉर्थ ईस्ट में हमने बताया था झूम बुलाते थे इसे। और छत्तीसगढ़ में क्या बुलाते हैं इसे? दीपू बुलाते हैं। मध्य प्रदेश में इसे बेवर बुलाते हैं। और आंध्र प्रदेश में इसे पोडू बुलाते हैं, पेंडा बुलाते हैं। और उड़ीसा में इसे कोमन, पामादावी बुलाते हैं। ईस्टर्न घाट में कुमारी बुलाते हैं। झारखंड में कुरवा बुलाते हैं इसे। और साउथ ईस्ट राजस्थान में बुलाते हैं इसे बलरे। तो वो ये दूसरे अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। अब हम लोग बात करें, अलग अलग देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे क्या बुलाते हैं? तो भैया इंडोनेशिया में क्या बुलाते हैं? लडोंग। और वियतनाम में बुलाते हैं रे। थाईलैंड में बुलाते हैं ताम रे। लियोस में बुलाते हैं हे। फिलीपींस में बुलाते हैं
हनुमो, श्रीलंका बुलाते हैं चेना, ब्राज़ील में बुलाते हैं रोका, मेक्सिको में बुलाते हैं मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बुलाते हैं मिल्पा, और वेनेज़ुएला में बुलाते हैं इसे कोनुको कोनुको। और भैया उसी के साथ हमारी सिप्टिक कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि क्रांतियों के बारे में जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम लोग आज की वीडियो में पढ़ ही ली, और बाकी रेवोल्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट हैं, पर उनके बारे में हम लोग मेन जान लेते हैं भैया। कौन कौन सी रेवोल्यूशन, मतलब कौन कौन सी रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमने अभी हाल बात की थी, सीरियल से रिलेटेड थी कि इसमें हम लोगों ने गेहूँ चावल उगाए थे और हाई ग्रेड सीड्स का इस्तेमाल करके। और वाइट रेवोल्यूशन दूध से रिलेटेड है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन से रिलेटेड है, और ब्लू रेवोल्यूशन हमारी फिशिंग से रिलेटेड है, और रेड रेवोल्यूशन टमाटर से रिलेटेड है, ब्राउन रेवोल्यूशन हमारी है लेदर से रिलेटेड है और कोकोआ से रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से रिलेटेड है और हनी से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन हमारी एग से रिलेटेड है, और ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, कच्चे तेल से रिलेटेड है, और राउंड पोटैटो से रिलेटेड है। तो भैया ये अलग अलग रेवोल्यूशन है। तो इसमें होगा क्या कि भैया हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग रेवोल्यूशन चलाएंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन हो सके, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी सीरियल से रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन दूध से रिलेटेड है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है, और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और पिंक रेवोल्यूशन प्याज से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशिंग से रिलेटेड है, और रेड रेवोल्यूशन टमाटर से रिलेटेड है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से और कोकोआ से रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी से रिलेटेड है, सिल्वर रेवोल्यूशन अंडे से रिलेटेड है, और ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोल से रिलेटेड है। और बस उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे सारी रेवोल्यूशंस। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।